इमोशंस को बड़ा हर्ट होते हुए हम देखते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, मियाँ और बीवी का जो बिहेवियर है, मियाँ और बीवी का जो रिलेशन है वो भी समटाइम टॉक्सिक हो जाता है। पेरेंट्स से अच्छा प्यार नहीं मिला, हमारे फैमिली सेटअप्स इस तरह के हैं, हमारा कल्चर इस तरह का होता है, राइवलरी चल रही होती है फादर की अपने सिबलिंग से, मदर की अपनी सिबलिंग से, तो इस सब में बच्चे को वो लव अफेक्शन और वो केयर नहीं मिल पाती। फ्रेंडशिप्स में या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में आपके इशूज़ आ रहे हैं या कोई आपको इस तरह से कोई बात कह देता है, थोड़ा सा सो वॉट एटीट्यूड भी अपनाना पड़ता है लाइफ में कि सो वॉट, अगर इससे हो गया तो क्या हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अरमाडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट तशरीफ़ फरमाए हैं जिनका नाम है सारा अहमद नीना, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मसूद हॉस्पिटल में बैठती हैं और इसके साथ साथ अडल्ट एंड चाइल्ड सर्टिफाइड रिलेशन काउंसलर भी हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से टॉक्सिक लोगों से बचा जा सकता है और उनके साथ बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं आपको, एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। इसमें जानना चाह रहा हूँ कि व्हाई पीपल आर डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक बिहेवियर, इसको किस तरह से आप देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। और रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी और इर्द गिर्द हर एक के टॉक्सिक बिहेवियर से तंग आना, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली रिपोर्ट होता है और उसके अंदर यही है कि सबसे पहले हम किसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और उसको कितना अपनी लाइफ में एंटर करते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। कि हम पहले खुद लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, वी आर शेयरिंग आवर पर्सनल थिंग्स विद देम, वी आर शेयरिंग आवर सीक्रेट्स विद देम, वी आर आस्किंग देम फॉर एडवाइसेस, हम उनसे अपनी ज़िंदगी के मशवरे ले रहे होते हैं। और जब एक पॉइंट पे आके वो बहुत ज़्यादा इंट्रूड करना शुरू हो जाते हैं हमारी लाइफ में, हमें डिक्टेट कर रहे होते हैं या हमारी फीलिंग्स को उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे होते, हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, लव अफेक्शन नहीं दे रहे होते, तो हम उनको टॉक्सिक पीपल में कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, सो इट्स वी हु कैटेगराइज अदर पीपल एज टॉक्सिक इन आवर लाइफ। तो यहाँ पे हमने अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना होता है कि किसको टॉक्सिसिटी के लेवल तक आने देना है और किसको नहीं। अच्छा, इमोशंस को बड़ा हर्ट होते हुए हम देखते हैं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं या उन पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा ये बताइए क्यों होता क्यों है, क्यों साइकोलॉजिकली आप इसको किस तरह से डील करते हैं? सबसे पहले इट स्टार्ट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। ठीक है, पेरेंट्स से अच्छा प्यार नहीं मिला, हमारे फैमिली सेटअप्स इस तरह के हैं, हमारा कल्चर इस तरह का होता है, कभी टॉक्सिक फैमिली बैकग्राउंड होते हैं, घरों में पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, एब्यूजिव लैंग्वेजेस, ठीक है, राइवलरी चल रही होती है फादर की अपने सिबलिंग से, मदर की अपनी सिबलिंग से, तो इस सब में बच्चे को वो लव अफेक्शन और वो केयर नहीं मिल पाती कि वो घर से ले। देन अगेन दैट पर्सन रीच आउट टू अदर्स, कि वो लोगों से एक्सपेक्टेशंस रख लेता है कि अब ये प्यार या ये इमोशंस को रेसिप्रोकेट हो जाना या मेरे इमोशंस को सेटिस्फाई जो करेंगे वो दूसरे लोग होंगे। जब वो दूसरों को रीच आउट करते हैं तो अपने माइंड में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को रखते हुए एक इंसान बहुत ज़्यादा अगर इनपुट दे रहा है और बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट्स डाल रहा है, बार बार मिलने के लिए भी इनिशिएट आप कर रहे हो, गिफ्ट्स भी आप एक्सचेंज कर रहे हो, बार बार हेलो हाय भी आप कर रहे हो, किसी के साथ बहुत इन टच रह रहे हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि वो आपको ये देगा, जब वो नहीं दे रहा तो आपके इमोशंस हर्ट होंगे। सो इट स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, हमारे सारे कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप्स और जो हमारी नीड्स पूरी नहीं होती, फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और जो हमारी नर्चरिंग नहीं हुई होती बचपन में घरों से, तो फिर सारी बातें भी रीच आउट टू अदर्स और अपने इमोशंस को हम वहाँ से सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अच्छा, बस कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, आपके रिश्तेदार हैं या ड्यूरिंग स्टडी अगर हम क्लास फेलोज़ को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, उनके साथ बना के रखना चाह रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उनके साथ अपना बिहेवियर को किस तरह से हम मेंटेन करें, क्योंकि बहुत सारे मसाइल तो हैं ही हैं लेकिन हम चलना भी चाह रहे हैं साथ, तो इस पर आपकी क्या टेक? मेंटेनिंग बाउंड्रीज, जिसमें हमारी, अगर हमने इमोशंस को अपनी मेंटेन करना है ना, तो उसमें बाउंड्रीज हमारी सारी आएंगी, फिजिकल, पर्सनल शेयरिंग, फाइनेंशियल एंड इमोशनल बाउंड्रीज। उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि हमने बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। सो इट्स नॉट लाइक कि वी हैव टू टेक अ मार्कर और हमने उस पर बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। इट्स लाइक वी नीड टू कम्युनिकेट आवर बाउंड्रीज। अब कम्युनिकेट क्या है, ये भी नहीं है कि हम लिख के अगले को दे देंगे ये हमारी बाउंड्री आपने क्रॉस नहीं करनी। इट इज़ कम्युनिकेटेड ग्रेजुअली। किस तरह से, एक इवेंट हुआ, आपको नहीं समझ आई, आप एक असर्टिव वे में और एक एक्टिव अपने राइट को पहचानते हुए अगले से कम्युनिकेट करो कि ये हुआ था और ये मुझे पसंद नहीं आया। अब वर्क प्लेस पे जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जो सुपर ऑर्डिनेट पोजीशंस पे हैं वो दूसरे अपने सब ऑर्डिनेट्स को सबके सामने इंसल्ट कर रहे होते हैं या उनकी शॉर्टकमिंग्स बता रहे होते हैं। आफ्टर द मीटिंग यू कैन रीच आउट टू देम और आप उनको बता सकते हो कि जो मेरी सारी शॉर्टकमिंग्स हैं आप मुझे अकेले में बता सकते हैं। इसी तरह क्लास में अगर आपको लग रहा है कि फ्रेंडशिप्स में या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में आपके इश्यूज आ रहे हैं या कोई आपको इस तरह से कोई बात कह देता है जो आपके लिए इंसल्टिंग हो रही है, तो जस्ट रीच आउट टू देम एंड कम्युनिकेट
विद देम कि ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही। अब इसमें ये चीज़ होती है कि हम तो उस बंदे के साथ रहना चाह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो अपना बिहेवियर हमारे साथ चेंज करे और हमने कम्युनिकेट भी कर दिया। अब अगर वो हमारे साथ रहना चाह रहा होता है एंड ही और शी इज़ एक्चुअली विलिंग बाय हार्ट टू स्टे विद अस, तो ऑब्वियसली वो हमारी कम्युनिकेट की भी बात को वैल्यू करेगा और अपना बिहेवियर चेंज करेगा। यहाँ पे अगर बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, दिस इज़ द सिग्नल एंड रेड फ्लैग दैट दैट पर्सन डज नॉट वांट टू स्टे इनटू योर लाइफ, या वो आपके साथ रहने के लिए, आपको इमोशनली नर्चर करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हमने बस अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करके खुद ही स्टेप बैक करना है और अपने इर्द गिर्द बाउंड्री बनाएं, थोड़ा सा हौसला पैदा करें कि अगर हमें बचपन में प्यार नहीं मिला या चीज़ें नहीं हमारी उस तरह से मिली तो कोई बात नहीं, हमें हमेशा लोगों से खुशी नहीं मिल सकती। हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, हम खुद अपने आप में इस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट एक अपने आप पे फोकस करें। सो वी डू नॉट नीड पीपल। अच्छा, ये भी आपने बात ठीक की है। हमारे यहाँ तो फैमिली का उस तरह इन्वायरमेंट भी है और मियाँ और बीवी का जो बिहेवियर है, मियाँ और बीवी का जो रिलेशन है वो भी समटाइम टॉक्सिक हो जाता है। उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, बिकॉज आपने रहना भी उनके साथ है, चलना भी है, फिर बच्चे भी हैं आपके, तो वो बिहेवियर को किस तरह से आप देखती हैं कि और डील किस तरह से करना चाहिए मियाँ और बीवी को दोनों? ओके, सो इसके अंदर जो हम कहते सबसे पहले जो आता है ना रिलेशनशिप में, इट्स लाइक कंपैटिबिलिटी। अब लोग ये समझते हैं कि बस ये कोई सेल की तरह प्लस माइनस का साइन है, वो हम रखेंगे कंपैटिबल हो जाएगा, दैट्स इट। नो, इट हैज़ टू बी डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी को हमने इस तरह से लिया हुआ है कि ये कोई जी दो हैं हमारे पास, एक रूल का हमारे पास आगे बुलेट्स और हमने एक्सचेंज कर देने कि ये मेरे रूल्स हैं, ये आपके रूल्स हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देन अगेन इट कम्स कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक चीज़ कि हम कम्युनिकेट भी करें, अगला कॉम्प्रिहेंड करे, उसकी विलिंगनेस हो कि उसने चेंज होना है और शादी को अच्छे तरीके से चलाना है। उसके अलावा नीड्स और वांट्स को डिफरेंशिएट करना कि हमारी नीड क्या है जिसके बगैर ऑब्वियसली ये डील ब्रेकर है, शादी में ये नहीं चल सकता। आप कम्युनिकेट करो पार्टनर के साथ। अच्छा, अब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप में वी फील लाइक कि एक रूल्स का हमारे पास प्रिंटेड फॉर्मेट आएगा और वो हमने एक्सचेंज करना है और हमारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर जाएगी, वो आराम से फॉलो करेगा। नो, यहाँ पे भी हमने देखना है कि अगला बंदा कितनी एफर्ट्स कर रहा है और हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस को कब लो डाउन करना है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि बस ये कम्युनिकेशन, नो, कॉम्प्रिहेंशन इज़ द की। अब कॉम्प्रिहेंशन क्या है कि अगला बंदा आपकी बात को समझ के अपने बिहेवियर को चेंज करे। जब वो नहीं कर रहा तो फिर आपको पता लग जाता है कि अच्छा, जो शादी में हम एफर्ट्स डाल रहे हैं, एफर्ट्स तो करनी है। आजकल हमारे में ये हुआ है कि अच्छा उसकी शादी एंड हो गई, उस सेलिब्रिटी की एंड हो गई, उसकी हो गई जी, वो तो बहुत एक बड़ी अच्छी उनकी लुक्स भी थी, उन लोगों ने लव मैरिज की थी, अगर उनकी नहीं चली तो हमें भी शादी में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। सिर्फ एक बैड एग्जाम्पल से आप लोग अपनी शादियाँ खराब नहीं कर सकते या इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक इतने अच्छे रिलेशनशिप में बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने देखना कि अगर अगला बंदा एफर्ट्स नहीं डाला तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो डाउन करें, थोड़ा सा सो व्हाट एटीट्यूड भी अपनाना पड़ता है लाइफ में कि सो व्हाट, अगर इससे हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं होता, ट्राई टू बेयर अप दैट। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन इज़ द की। अगला बंदा अगर कम्युनिकेट कर रहा है कि मेरी नीड्स और मेरी वांट्स ये हैं, तो आप उसको समझो और उसमें एफर्ट्स को कम्युनिकेट करो। बाउंड्रीज ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में ना हमने रिस्पॉन्ड कब करना है और रिएक्ट कब करना है, उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप लोगों के हस्बैंड एंड वाइफ के अगर कोई इशू है तो आप थोड़ा सा उसमें रिस्पॉन्ड करें। आप उसको बताएं कि मुझे ये इशू है, ये नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ पे आप मेरी पर्सनल स्पेस मुझे नहीं दे रहे। अब रिएक्ट, जैसे हमारे इन लॉज के साथ हम रह रहे होते हैं, डेली कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, आप अगर डेली उसको रिपोर्ट कर रहे हो, हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत नेगेटिव जाती है और आपका जो अपने एक प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन सेकेंडरी कॉन्फ्लिक्ट्स को आप खुद ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो और डिस्कस करके अपनी लाइफ में एंटर कर रहे हो। एक चीज़ इट्स लाइक जो मैं बहुत से अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ, इट्स जस्ट 10% दैट हैपन्स टू यू एंड 90% इज हाउ यू रिएक्ट। 10% इवेंट की सिवेरिटी है, 90% आप रिएक्ट करके उसके अंदर 90% ऐड कर देते हो और वो 100% बन जाता है। अगर वो 90% भी है ना, आप अपनी 10% इनपुट उसमें ना दें, थोड़ा सा सब्र करें। ना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन इग्नोर करें, और देन अगेन जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। लेकिन ये तो ज़्यादातर जो हम देखते हैं कि कॉम्प्रोमाइजिंग जो एटीट्यूड होता है वो नहीं हमें मिलता, ना तो हस्बैंड की तरफ से उस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं, ना वाइफ उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। इस बिहेवियर को किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए? और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या जो हम बराबरी की सतह पर आना चाहते हैं, स्पेशली ख़वातीन चाहती हैं कि हमें वो भी हकूक़ दिए जाएँ जो मर्द को मिल रहे हैं, हमें वो चीज़ें करनी दी जाएँ जो मर्द को एक्चुअल में मिल रही हैं या वो उससे आगे बढ़ के करना चाह रही हैं। तो इस पर क्या आपका टेक है? आप क्या समझती हैं कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं?
वही बात आ गई, जो हम लोग सोशल लर्निंग के जरिए सीखते हैं ना, हम वो अपनी लाइफ को अप्लाई कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, हमारे शोबिज़ में या इंडस्ट्री में कोई 2-4 एग्जांपल्स हो जाती हैं, हम कहते हैं अच्छा इनकी भी एंड हो गई, हमें भी इस तरह से करना है। ऐसे नहीं करना होता। फेमिनिज़म की डेफिनेशन ऑब्वियसली हर एक की डिफरेंट है, पहले तो हमने उसको डिफ़ाइन करना है। यहाँ पे फेमिनिज़म की डेफिनेशन ये बन चुकी हुई है कि हम लोगों ने अगर न्यूक्लियर फैमिली में भी रहना है तो मेरे हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं, मैंने उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, उनको वन टाइम मील देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाई इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने पेरेंट्स का घर छोड़ के आए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी भाभी आपके पेरेंट्स की टेक केयर करें और आप आगे से नहीं करें, देन अगेन वही औरत जो चाहती है कि फेमिनिज्म और मैंने जॉब करनी है, जब वो घर से बाहर जाती है वही चाह रही होती है कि मैं अपने इन लॉज को खाना या अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की ख्याल ना करूं, लेकिन मेरे बच्चों की देखभाल मेरी सास ज़रूर करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले अपनी फेमिनिज्म की डेफिनेशन और अपनी पर्सनल स्पेस की डेफिनेशन को ठीक से डिफाइन तो करें कि सबके नीड्स और राइट्स को हम डिफाइन करें। बस अपने मतलब की बात जब हम रिलेशनशिप्स में रखते हैं तो फिर ऐसे ही होता है। देन अगेन मैरिज की वो फाउंडेशन वीक इसीलिए है कि हमने बस समझ लिया कि बस टॉक्सिसिटी से दूर रहना है। बुरी एग्जांपल्स को हमने अपने आगे रखा होता है, पास्ट इतने फेल्ड रिलेशनशिप्स और हार्ट ब्रेक्स होते हैं कि हम कहते हैं कोई नहीं, एक और सही, हम इस शादी को आगे क्यों चलाएं। सो इट्स जस्ट लाइक कि कॉम्प्रोमाइजिंग होना चाहिए। डिवोर्स रेट बहुत बढ़ रहा है जो कि अलार्मिंग भी है। अगर हम ये मैट्रिमोनियल सर्विसेज के पास देखें, बहुत सी वहाँ की ख़वातीन हैं जो वो खुद इतनी स्ट्रेस आउट होती हैं कि हमारे पास सिंगल कैंडिडेट है ही नहीं, डिवोर्स कैंडिडेट है। शादी से पहले थोड़ा सा बस मेंटल कंपैटिबिलिटी देखें, डेटिंग करके कुछ और कंपैटिबिलिटी नहीं देखनी, तो उस पर अगर फोकस किया जाए, फील लाइक मैरिज की कॉन्स्टिट्यूशन ये एक डिपार्टमेंट हमारा अच्छा हो जाएगा और दूसरों की सिर्फ एक बुरी एग्जांपल को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करें। अच्छा, आपका इतना तजुर्बा है, मैं थोड़ा सा अनफॉर्मल क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि ख़वातीन ज़्यादातर साइकोलॉजिकली डिप्रेस होती हैं या मेल ज़्यादातर कंप्लेन कर रहे होते हैं इस वाले से? मेल्स का ही होता है, उनको जो भी इशू होता है, कंसर्न होता है, दे आर आउट ऑफ द होम, ठीक है, और वो अपना थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वगैरह निकाल लेते हैं। अब इसको नेगेटिव सेंस में नहीं किसी ने लेना कि कौन सी डिस्ट्रैक्शन, बट दे लुक फॉर अदर लेयर एक्टिविटीज़ एंड यू नो वो सेटल डाउन हो जाते हैं। इधर इट बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या लेट नाइट स्टे। अब उनको बेगम तंग कर रही होती है ना, तो बहुत से मर्दों का होता है फ़ोन साइलेंट पे किया, अपने दोस्तों के साथ जाके इग्नोर किया, लेकिन फीमेल का ये होता है वो इमोशनली वीक और वो इमोशनल बाउंड्रीज नहीं बनी होती। भाई उस टाइम पे रुक जाओ, आप थोड़ी देर सब्र कर लो। अब आपको पता है कि आपने भी एक इवेंट पे रिएक्ट किया है, तो आप इस तरह से ना करें। तो यस, देन अगेन फीमेल्स मेरे सेशन में ज़्यादा आके रो रही होती हैं और फिर वो टिश्यू बॉक्स खत्म हो रहा होता है और अगले दिन ठीक भी हो रही होती हैं, नहीं उन्होंने मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया था तो सब ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी पहले ही सोच समझ के अगर कदम उठाए जाएं समझदारी से तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन ये फीमेल ज़्यादा क्योंकि इमोशनली हर्ट हो जाती हैं तो रिएक्ट भी ज़्यादा करती हैं। फीमेल ज़्यादा हर्ट होती है और फीमेल ज़्यादा रिएक्ट भी करती हैं, ये कहना है जी सारा अहमद नीना का। और हमें बता रही थी कि किस तरह से टॉक्सिक लोगों से बचा जा सकता है और उनके साथ बिहेवियर को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर रहमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।